हेलो एवरीवन। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट आपको टर्म्स का पता होना चाहिए, एक तो कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड कौन सी हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, इनका आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा जो हमने मैक्सवेल स्क्वायर पढ़ा था और उससे जितनी भी टर्म्स को हमने ड्राइव किया था उसको आपने एक दो बार ड्राइव करके देखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज उसके बेसिस के ऊपर हमारे एज इट इज़ फिजिक्स में एज वेल एज केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना, केमिस्ट्री में बाकी सारे चैप्टर्स में भी वो काम आएगी, लाइक इलेक्ट्रो में भी उसका यूज़ होगा, तो उसका आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। और दो तरह के हमने फंक्शंस देखे थे, एक थे हमारे पास पाथ फंक्शन और दूसरे थे हमारे पास स्टेट फंक्शन। ठीक, पाथ फंक्शन कौन कौन से थे हमारे पास? हीट एंड वर्क, एंड जो हमारे पास स्टेट फंक्शन थे वो थे जितनी भी टर्म्स बच गई हमारे पास, लाइक इंटरनल एनर्जी चेंज, इंथैल्पी चेंज, इंट्रोपी चेंज, ठीक है, वॉल्यूम, प्रेशर, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। बाकी सब क्या थे हमारे पास? स्टेट फंक्शन थे। मतलब हमें दो पाथ फंक्शन याद करने हैं, हीट एंड वर्क। उसके अलावा जितने भी हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे ये क्वांटिटीज को, वो सभी क्या होती हैं हमारे पास? स्टेट फंक्शन होती हैं। अब देखो, हम एक नई टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम आपको पता होगा, नहीं भी पता कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक टर्म हम डिफाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। उससे पहले हमें तीन तरह की इक्विलिब्रियम को पढ़ना पड़ेगा। एक होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है हमारे पास? जैसे ये मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर गैस फिल की गई है। अब यहाँ पे गैस फिल की गई है, अगर हर एक पॉइंट पे, ठीक, कहीं पे भी मैं देखूँ इस सिस्टम के अंदर, अगर हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है, तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब यहाँ पे डेल्टा टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दूसरा होता है हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? अगर हमारे सिस्टम में हर एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर सेम होता है, ठीक है, अगर हर एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर सेम होता है, तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये हर एक पॉइंट पे, सिस्टम पे हमने कहीं पे भी देखा, अगर प्रेशर इक्वल आ रहा है तो उसके इस केस को हम वो क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे डेल्टा पी क्या आ जाएगा हमारे पास? जीरो आ जाएगा। उसके बाद थर्ड होता है हमारे पास मटीरियल इक्विलिब्रियम। थर्ड होता है हमारे पास मटीरियल इक्विलिब्रियम। ये मटीरियल इक्विलिब्रियम भी दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। एक होता है हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक क्या मीनिंग होता है? अगर हमारे पास हर एक पॉइंट पे, ठीक है, हमने कहीं पे भी देखा सिस्टम के अंदर, अगर हर एक पॉइंट पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है? सेम है, मतलब डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर चेंज जीरो हो जाएगा। अगर प्रेशर सेम है तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग हो जाएगा हमारे पास? जब ये तीनों को एग्जिस्ट करेंगे, व्हेन एग्जिस्ट टुगेदर, मतलब तीनों तरह के इक्विलिब्रियम कौन कौन से हमारे पास? थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये बेसिक सी टर्म थी, हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट हमें पता होनी चाहिए कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। आई थिंक बेसिक सी टर्म थी, सबको पता चल गई होगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इक्विलिब्रियम को हम तीन तरह से और कैटेगराइज करते हैं। एक होता है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इनका मीनिंग समझना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है एंड मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है। ये मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ इनको। जैसे पहले मैं लेता हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग होता है हमारे पास? ऐसा इक्विलिब्रियम, चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, सपोज मेरे पास ये कोई वैली है, वैली मतलब जैसे हमारे पास पहाड़ की चोटियां होती है, तो पहाड़ की चोटी में ऐसे कुछ
स्पेसेस बच जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वैली या घाटी बोल देते हैं इनको बेसिकली। अगर सपोज करो इस वैली के अंदर मैंने एक बॉल रख दी, ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पे एक फुटबॉल रख दी या कुछ भी बॉल रख दी। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। डिस्टर्बेंस क्या क्या मतलब, मैंने इसको हिलाया तो बॉल, सपोज करो मैंने इधर को मूव किया तो बॉल यहाँ पे आ गई। अब वो बॉल फिर से कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। मतलब ये वाली स्टेट क्या है, उसकी स्टेबल स्टेट है, ठीक है। हम कितना भी डिस्टर्बेंस लगा दें, हमारे पास घूम फिर के जो बॉल है वो कहाँ पे आ जाएगी, इस वाली घाटी पे आ जाएगी, मतलब वैली के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बिकॉज जो बॉल है फुटबॉल वहाँ पे अपने आप को क्या मान रही है, स्टेबल मान रही है, ठीक है ना। इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके एग्जाम्पल लिख लो आप, अ बॉल एट वैली बॉटम, ठीक है ना। घाटी के बॉटम के ऊपर अगर कोई बॉल रखी गई है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग होता है, जैसे ये मेरे पास कोई पहाड़ है, ये पहाड़ के मैंने टॉप पे क्या रख दी, फुटबॉल रख दी कोई। अब मैं इसको हल्का सा भी क्या करूँगा, डिस्टर्ब करूँगा, हल्का सा भी इसको डिस्टर्ब करूँगा, चाहे इस डायरेक्शन में कर लूँ चाहे इस डायरेक्शन में कर लूँ, वो क्या कर लेगी, अपनी जो फुटबॉल है अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी। मतलब जहाँ पे पहले थी वहाँ पे कभी नहीं आ पाएगी। अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की, जहाँ पे थी वो पहले कभी नहीं आ पाएगी, ठीक है। अगर मैंने इसको इधर हल्का सा भी पुश किया तो ये नीचे आ जाएगी, तो वापस कभी ऊपर नहीं जा पाएगी। इस तरह के इक्विलिब्रियम को, जिसमें जो अपनी इनिशियल स्टेट एक्वायर ना कर सके आफ्टर सम डिस्टर्बेंस, उसको हम बोलते हैं क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अ बॉल एट द हिल टॉप, ठीक है। किसी पहाड़ी के अगर टॉप के ऊपर हमारे पास कोई बॉल प्रेजेंट है तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब जो हमारी इनिशियल स्टेट थी एंड जो फाइनल स्टेट होगी वो अलग अलग हो जाएगी इन केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये थर्ड होता है हमारे पास मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेसिकली, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, सपोज थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। ये मेरे पास कुछ इस तरह का एग्जांपल है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे किसी बॉल को प्लेस कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं बॉल को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करूँगा तो क्या होगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। थोड़ा बहुत चेंज करने से वो अपनी स्टेट को स्टेबल रखेगी। बट अगर मैंने ज़्यादा डिस्टर्बेंस करवा दिया तो बॉल फिर से क्या चली जाएगी, अनस्टेबल स्टेट में चली जाएगी यहाँ पे। बट अगर हम थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस देंगे तो बॉल अपनी पोजीशन पे रहेगी। मतलब ये मिक्सचर होता है किसका, स्टेबल प्लस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। अगर हमने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस किया तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह बिहेव करेगी। अगर मैंने डिस्टर्बेंस ज़्यादा कर दिया तो अपनी पोजीशन को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। मतलब फिर क्या बिहेव करेगी, एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बिहेव करेगी। तो मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम में दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कंपोनेंट भी होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कंपोनेंट भी होता है। अगर डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत हुआ, मतलब मैंने थोड़ा बहुत बॉल को हिलाया, तो उस केस में तो क्या होगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह। बट अगर मैंने डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट कर दिया तो उस केस में वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह बिहेव करेगी। आई थिंक ये वाली टर्म आपको क्लियर हो चुकी होगी कि स्टेबल, अनस्टेबल एंड मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। देखो इसको जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं, बेसिकली ये फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बाद आया था। ये वाला लॉ था फर्स्ट लॉ के बाद आया। मतलब अब देखो ये इतना फंडामेंटल लॉ है कि इसको हम फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ बता ही नहीं सकते थे कि ये सेकंड लॉ है या थर्ड लॉ है, बिकॉज ये बहुत ही फंडामेंटल लॉ है। अब फर्स्ट लॉ पहले आ चुका था, अब उसका नेम तो चेंज नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने फर्स्ट से पहले क्या आता है, जीरो आता है, तो इसको जीरोथ लॉ बोल दिया था। बिकॉज ये बहुत ही बेसिक लॉ था, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, सपोज मेरे पास एक सिस्टम है ए और दूसरा सिस्टम है बी। ए एंड बी दोनों आपस में क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ये दोनों आपस में क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। सपोज करो यहाँ पे भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी 10 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ए एंड बी आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में भी है, थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है। मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। मैंने एक और सिस्टम लिया ए,
और मैंने देखा ए सी के साथ भी क्या है, थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में है। मतलब इसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से अंडरस्टूड होता है क्या, ए बी के साथ भी थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में, ए सी के साथ भी थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में, तो बी भी किसके साथ थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में होगा, सी के साथ थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब इसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस होगा। यही स्टेटमेंट किसका था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का था। अब ये इतना बेसिक लॉ है, इसको हम सेकंड लॉ बोलते या थर्ड लॉ बोलते तो दैट इज नॉट करेक्ट। तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होता कि हमने इतने फंडामेंटल लॉ को सेकंड या थर्ड पे रखा है, इसलिए इसको हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोल दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर ए एंड बी आपस में थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में है एंड ए एंड सी भी थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में है, तो ऑटोमेटिकली बी एंड सी भी क्या होंगे, आपस में थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब ए एंड बी भी आपस में थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में, ए एंड सी भी आपस में थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल दिया कि बी एंड सी भी आपस में क्या होंगे, थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। और यही स्टेटमेंट किसका था हमारे पास, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का था। अब देखो, जो अभी तक हमने पोर्शन स्टडी किया है ये वो बेसिकली मैं थ्योरेटिकल पोर्शन स्टडी किया है, ठीक है ना, आज के सेशन के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का तो कोई चांस नहीं है, बाकी आपसे डायरेक्टली थ्योरी बेस में पूछ सकता है। बट जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है अब स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद पाथ फंक्शंस। ये पाथ फंक्शन कौन से थे हमारे पास, जो पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड करते थे। ये दो ही पाथ फंक्शन थे हमारे पास, एक थी हीट, हीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, एंड दूसरा होता है हमारे पास वर्क, वर्क को हम रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से। अब हीट एंड वर्क क्या होते हैं, दोनों एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। बोथ हीट एंड वर्क क्या होती हैं, एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं। बोथ क्यू एंड डब्ल्यू आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये दोनों एनर्जी की फॉर्म्स हैं। बट डिफरेंस क्या होता है दोनों में, जो हमारे पास हीट होती है, हीट का क्या मीनिंग होता है, एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब दोनों में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। हीट में भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वर्क के अंदर भी क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जैसे मेरे पास एक कोल्ड बॉडी है या हॉट बॉडी है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इसके ऊपर ले आके मैंने ठंडी बॉडी रख दी 20 डिग्री सेल्सियस वाली। तो हमें पता है अब हीट फ्लो होगी, कहाँ से कहाँ होगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक क्या होगी, हीट का फ्लो होगा। अब ये हीट का फ्लो हो रहा है मतलब एनर्जी का फ्लो हो रहा है, बिकॉज क्यों हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रहा है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी का फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। तो वर्क क्या हुआ, वर्क भी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। जैसे मैंने अभी काम कर रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, लिख भी रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ये टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा किसी भी कारण अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज ड्यू टू एनीथिंग, ड्यू टू एनीथिंग अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा किसी भी वे के अंदर हमारा एनर्जी का ट्रांसफर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। अब देखो, हमारे पास एक होता है हीट, एक होता है वर्क। अब जो हीट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर्ड फॉर्म बोलते हैं। हीट को क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इसका क्या मीनिंग हुआ हमारे पास, जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर गैस फिल की गई है। अब मैंने यहाँ से नीचे से हीट देना चालू किया, तो अब जब हीट देना चालू करूँगा तो गैस मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो वो रैंडमली मूव करने लग जाएंगे इधर उधर। जब रैंडमली मूव करने लग जाएंगे इधर उधर, तो उनका क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। ये डिसऑर्डर इंक्रीज होने से मतलब हमने हीट दिया, हीट के कारण क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, मतलब उनका डिसऑर्डर क्या हो गया, नेचर इंक्रीज हो गया। इसलिए हम हीट को क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अगर हम वर्क की बात करें, ये वर्क को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी।
ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। मतलब वर्क हम कब क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा कुछ ऑर्डर्ड, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक वे होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी रैंडमली कितना भी वर्क कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो वर्क होता है हमारे पास ऑर्डर्ड फॉर्म होता है, एंड जो हीट होती है वो क्या होती है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म होती है। तो आप मुझे बताओ, ऑर्डर से डिसऑर्डर जाना ईजी है या डिसऑर्डर से ऑर्डर। सपोज करो आपने रूम की सफाई की, ठीक है, उसको गंदा करना आसान है या साफ करना आसान है। ऑब्वियस सी बात है, गंदा करना रूम को आसान है। मतलब ऑर्डर्ड फॉर्म से डिसऑर्डर्ड फॉर्म जाना इजी रहता है, ठीक है, ये इजी प्रोसेस है। जैसे आपने कपड़े सारे अरेंज करके रखे, ठीक है, उनको एकदम से ये डिसऑर्डर करना बहुत ही इजी होता है हमारे लिए। तो ऑर्डर से डिसऑर्डर जाना इजी होता है, बट डिसऑर्डर से ऑर्डर करना क्या होता है, मुश्किल होता है। ये तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ से पता है, डिसऑर्डर से ऑर्डर जाना मुश्किल होता है। तो अब मुझे बताओ, क्या हम हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप देखो, एक है हमारे पास हीट और दूसरा है हमारे पास वर्क। हीट क्या है हमारे पास, डिसऑर्डर्ड फॉर्म, डिसऑर्डर्ड फॉर्म। और जो वर्क है हमारे पास वो क्या होती है, ऑर्डर्ड फॉर्म। तो अगर हमने जितना वर्क किया, ठीक है ना, उसको हीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ऑर्डर से डिसऑर्डर जाना तो 100% पॉसिबल है, ठीक है, बट हीट से, मतलब जितनी हम हीट दें उतना ही वर्क हो जाए, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज डिसऑर्डर से ऑर्डर जाना पॉसिबल नहीं होता। कहने का क्या मीनिंग है हमारे पास, कि हम वर्क को तो हीट में कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हीट को वर्क के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से क्या मीनिंग बताना चाह रहा हूँ, हीट कैन नॉट बी, हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड completely into the work, completely into the work, ठीक है। तभी तो हम किसका यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी का, ठीक है। एफिशिएंसी में क्या होता है कि कितनी हीट को हम वर्क के अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उसी चीज को तो हम एफिशिएंसी ईटा बताएंगे, ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे। और आपको इसका क्वेश्चन भी आता है इस बार मास्टर कैडर के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि हीट को हम वर्क के अंदर कंप्लीटली वर्क नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट वर्क को हीट के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इसका क्या क्या मीनिंग हुआ कि हम वर्क को हीट के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हीट को वर्क के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। आई थिंक आपको ये वाला चीज़ भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम दोनों चीज़ें स्टडी करेंगे, पाथ फंक्शन भी एंड स्टेट फंक्शन भी। पहले हम स्टार्ट करते हैं विद पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, ये पाथ फंक्शन में कौन कौन से होते हैं हमारे पास, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, ठीक है। अब देखो, आईयूपीएसी ने हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशन को क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। तो पहले हम साइन कन्वेंशंस को देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन मैंने नहीं बनाई, ठीक है, ये आईयूपीएसी ने फिक्स कर रखी है, हमें इनके अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है ना, इनके अकॉर्डिंग ही चलना है। ये आईयूपीएसी ने फिक्स कर रखी है कि आपको केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको यही साइन कन्वेंशन को यूज़ करना है, ठीक है। फिजिक्स में अलग होती हैं ये, बट मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन में क्या होती है, जैसे ये एक हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, हम सिस्टम को स्टडी करते हैं। ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है, हमारा सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, मतलब एक सिलेंडर के अंदर गैस फिल की गई है, उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्या है, सिस्टम है। तो मेरे पास सिस्टम है, हमने क्या करना है, सिस्टम को खुश करना है, ठीक है ना। सिस्टम हमारा हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अब खुश कैसे होगा, अगर हम इसको हीट देंगे या हीट निकालेंगे। अब हम अगर इसको हीट देंगे तो ये क्या होगा, अगर हमने इसको हीट दी, मतलब हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम, मतलब हमने सिस्टम को कुछ दिया। अब जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें खुशी मिलती है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिस्टम को हमने खुश करना है। अगर हम हीट रिमूव करेंगे सिस्टम से, हीट रिमूव्ड फ्रॉम सिस्टम, हीट रिमूव्ड फ्रॉम सिस्टम, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब अगर सिस्टम हमारा वर्क करेगा, सिस्टम अगर हमारा वर्क करेगा तो वो खुश थोड़ी होगा, वर्क करके कोई भी खुश नहीं है।
तो वर्क डन बाय सिस्टम मतलब अगर सिस्टम ने वर्क किया, वर्क डन बाय सिस्टम, वो क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। मतलब अगर हमारा सिस्टम वर्क करेगा तो वो क्या होगा नेगेटिव। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, ये वो क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये 4 साइन कन्वेंशन है, आपकी टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। अगर हम सिस्टम को हीट देंगे तो पॉजिटिव साइन, अगर हम सिस्टम से हीट निकालेंगे तो नेगेटिव साइन, अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो पॉजिटिव साइन, अगर सिस्टम वर्क करेगा तो नेगेटिव साइन। ठीक है, इन साइन कन्वेंशन को आप अच्छे से अपनी कॉपी पे अंदर नोट करो और 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगी। अब देखो ये वाली साइन कन्वेंशन को मैंने दोबारा से लिख दिया। हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव, हीट लॉस्ट बाय सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, डेफिनेटली याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है ना, अब मुझे बताओ एक एग्जाम्पल समझना ध्यान से। ठीक है ना, इस चैप्टर का आप एक भी पॉइंट मिस करोगे तो आप आगे से रिलेट ही नहीं कर पाओगे। या अगर आपको अगले लेक्चर समझने हैं तो हर एक लेक्चर को प्रॉपरली आपने समझना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अदरवाइज आपने अगर एक लेक्चर भी इसका मिस कर दिया तो उससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो हर एक लेक्चर को आपने प्रॉपरली समझना है। सपोज करो मेरे पास एक गैस है, एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने गैस फिल की है, गैस फिल की हुई है। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मतलब मैंने ऊपर से प्रेशर लगाया, ऊपर से मैंने प्रेशर इंक्रीज किया। अब जब मैं ऊपर से प्रेशर इंक्रीज करूंगा, गैस क्या हो जाएगी हमारे पास, कंप्रेस हो जाएगी। गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। सबको दिख रहा है कि गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी कुछ गैस, तो पहले इतनी थी, अब गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जब वर्क डन ऑन सिस्टम होता है, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, तो वो क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव। और वर्क डन जब ऑन सिस्टम हो रहा है तो हो क्या रहा है हमारे पास, एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन। तो मतलब हम बोल सकते हैं क्या, केमिस्ट्री के अंदर जब हम कंप्रेशन करवाएंगे, कंप्रेशन मतलब कि वॉल्यूम को डिक्रीज कराएंगे। तो इस केस में अगर इनिशियल वॉल्यूम V1 था, जब V इनिशियल था, फाइनल वॉल्यूम था VF, तो इसमें कौन बड़ा होगा, V इनिशियल बड़ा होता है V फाइनल से। ये बिकॉज हमारे पास क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन के केस में वर्क कौन करता है, सिस्टम करता है। वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है। अब दूसरा केस देखो इसी का सिमिलर, मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस फिल की गई है। अब अगर हमारे पास गैस वर्क करेगी, मतलब नीचे से हमारे पास गैस वर्क करेगी, तो अब जब गैस वर्क करेगी तो पिस्टन ऊपर को उठना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब गैस एक्सपैंड करेगी। जब गैस एक्सपैंड करेगी फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे V इनिशियल था तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में फाइनल वॉल्यूम क्या होता है, ग्रेटर होता है देन इनिशियल वॉल्यूम। ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब क्योंकि गैस वर्क कर रही है, तो जब गैस वर्क कर रही है मतलब वर्क डन बाय सिस्टम। अब वर्क डन बाय सिस्टम मतलब जब गैस वर्क करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय सिस्टम। तो वो तो हमें पता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव होता है। जब हमारे पास वर्क डन बाय सिस्टम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन वर्क। क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेंशन वर्क। ठीक है ना, तो दो तरह के फिनोमिना होते हैं, एक होता है हमारे पास कंप्रेशन और एक होता है एक्सपेंशन। कंप्रेशन के केस में वर्क का साइन क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। अगर एक्सपेंशन होगा तो वर्क का साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में फर्स्ट लॉ के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फैमिलियर हो जाना है अच्छे से। अब देखो हमें यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जब भी गैस एक्सपैंड करेगी या कंप्रेस होगी तो हमारे पास क्या होगा, कुछ वर्क होगा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको एक और एग्जांपल के थ्रू। जैसे आपने फिजिक्स के अंदर वर्क का डेफिनेशन पढ़ा होगा। वर्क क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएं और उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक दीवार के ऊपर मैं फोर्स लगाता रह रहा हूँ और दीवार तो मूव ही नहीं कर रही, तो उस चीज़ को हम वर्क नहीं मानते। तो उस केस में वर्क जीरो हो जाता है। वो आप एंगल निकालते हो ना फिजिक्स के अंदर, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो तभी हम उसको क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। मतलब वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसी फॉर्मूला का यूज करूंगा टू ड्राइव आवर फॉर्मूला फॉर वर्क। अब देखो मेरे पास एक कंटेनर है,
कंटेनर के अंदर मैंने गैस फिल कर रखी है, ये मेरे पास गैस फिल की गई है। अब देखो गैस सपोज करो ऊपर से मैं कंप्रेस करवा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से मैं प्रेशर लगाया पी एक्सटर्नल, ये जो बाहर से प्रेशर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, पी एक्सटर्नल बोलते हैं। जब बाहर से प्रेशर लगेगा गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। पहले सपोज उसका लेवल था ये 1 नंबर लेवल था, अब ये लेवल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब हम ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं तो गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। तो पहले पोजीशन 1 पे थी, अब पोजीशन 2 पे होगी, मतलब गैस क्या हुई, कंप्रेस हुई। गैस क्या हुई हमारे पास, कंप्रेस हुई। सपोज मैंने यहाँ पे कोई एक स्टिंग लिया, ठीक है ना, वेटलेस स्टिंग ले लिया, उसके साथ कुछ यहाँ पे मास लटका दिया, ठीक है, एम कोई ऑब्जेक्ट लटका दिया। तो जब भी गैस एक्सपैंड होगी या हमारे पास कंप्रेस होगी तो ये मास की पोजीशन में चेंज आएगा ना, बिल्कुल, ठीक है। जैसे देखो पहले यहाँ पे था हमारे पास, जब हमने यहाँ पे लेके आए, ठीक है ना, स्ट्रिंग को, जब गैस को हमने कंप्रेस किया, स्ट्रिंग यहाँ पे आया, तो मास की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। मतलब जब भी गैस कंप्रेस या एक्सपेंशन हो रही है, मास हमारा मूव करेगा। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी गैस हमारे पास एक्सपैंड या कंप्रेस होती है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क भी होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेनेवर गैस एक्सपेंड्स और कंप्रेसेस, वर्क इज डन। ये वर्क होता है हमारे पास जब भी गैस एक्सपैंड होती है या कंप्रेस होती है। अब मुझे बताओ जो फॉर्मूला होता है वर्क का वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारे पास डेल्टा एक्स, हमने प्रेशर लगाया तो डेल्टा एक्स से क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एरिया से डिवाइड कर देता हूँ। अब फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। अब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ को क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया लिख सकता हूँ। एरिया इंटू कोई भी अगर हम लेंथ करेंगे, कोई भी साइड करेंगे, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब प्रेशर इंटू डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यही तो हमारे पास क्या बन गया फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला बन गया। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। बट आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्क का फॉर्मूला एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये जो वर्क का फॉर्मूला होता है एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है हमारे पास वो कुछ इस तरह का होता है। एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है वर्क का माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, डी वी डेल्टा भी कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने फिलहाल डी वी लिख दिया। ये वाला एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, जर्नल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जर्नल एक्सप्रेशन। अब आप पूछोगे हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया, ठीक है ना, कहीं पे भी नहीं मिलेगी ये एक्सप्लेनेशन, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए नेगेटिव साइन हमने बाहर क्यों लगाया। ये बुक्स में डायरेक्टली लिखा होता है नेगेटिव साइन, बट आपको पता होना चाहिए लॉजिकली कि नेगेटिव साइन हम क्यों लगाते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो मेरे पास जब भी कोई गैस एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, देखो वर्क का मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है ना। ये मैंने जनरल फॉर्मूला निकाल दिया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये हमने ड्राइव किया है। अब देखो अगर मेरे पास एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना, एक्सपेंशन होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी इंटू डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। वी टू माइनस वी वन कर देता हूँ, वी टू क्या हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम, वी वन क्या हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम। ठीक, डेल्टा वी तो हम ऐसे ही निकालते हैं ना, किसी चीज़ में चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब जब एक्सपेंशन होगा, फाइनल वॉल्यूम बड़ा होगा हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम से, गैस जब एक्सपैंड करेगी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम से। तो वी टू माइनस वी वन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क क्या आ जाएगा हमारे पास, P इंटू पॉजिटिव टर्म है तो वर्क भी क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगा। वर्क क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं P इंटू डेल्टा वी, बट एक्सपेंशन वर्क तो हमें IUPAC ने बता दिया कि नेगेटिव होता है, बट हमारा इस वाले फॉर्मूला से तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब हमने IUPAC साइन कन्वेंशन को के फॉलो हो सके, हमने एक्स्ट्रा बाहर से क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हमने IUPAC कन्वेंशन को फॉलो करवाना था, इसलिए हमने बाहर से एक्स्ट्रा क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया, सो डैट हमारी IUPAC कन्वेंशन क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। देखो अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाया तो वर्क एक्सपेंशन का वर्क क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, जो कि ट्रू नहीं है केमिस्ट्री में, बिकॉज
केमिस्ट्री में हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि एक्सपेंशन वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि हमारे लिए IUPAC ने वो सेट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इस पॉजिटिव को नेगेटिव करने के लिए हम ऑलरेडी बाहर से क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो ये वाला होता है हमारे पास वर्क का जनरल एक्सप्रेशन, वर्क इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल dV। तो आपको ये वाली डेरिवेशन कुछ नहीं याद रखनी, बस इन द एंड ये वाला फॉर्मूला क्या रखना है, याद रखना है। तो हमने देखा वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, -P एक्सटर्नल इंटू dV, और इसको हम क्या बोलते हैं, PV वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, PV वर्क, मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं, ठीक है ना, इस वाले वर्क को। ठीक है, दो तरह के वर्क होते हैं, एक होता है हमारे पास PV वर्क और एक होता है हमारे पास नॉन PV वर्क। ये PV वर्क का क्या मतलब होता है, जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन PV वर्क, लाइक इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, कोई भी तरह का वर्क होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन PV वर्क। ठीक है, PV मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा जब हम आर की वैल्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है ना, आर की वैल्यूज़ क्या क्या पढ़ रही है आपने आज तक। एक तो पढ़ी है आपने 0.0821 एटमोसफियर लीटर पर मोल केल्विन, और एक आपने आर की यूनिट पढ़ी है क्या, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ये दोनों यूनिट्स आपने पढ़ी है। देखो, मोल पर केल्विन ऊपर भी है, मोल पर केल्विन नीचे, दोनों यूनिट्स में है। डिफरेंस क्या है, एटमोसफियर लीटर एंड जूल के अंदर, मतलब एटमोसफियर लीटर और जूल की डिमेंशंस क्या है, सेम ही है, तो दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। एटमोसफियर मतलब प्रेशर, लीटर मतलब वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी पीवी है और यहाँ पे जूल है, मतलब दोनों, ये जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी इसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो इनडायरेक्टली आपको पीवी वर्क का आइडिया था, बट एक्चुअल में अभी हुआ होगा कि जो हम वहाँ पे एटमोसफियर लीटर पढ़ते थे वो एक्चुअल में क्या था, वर्क था। यहाँ पे जूल में रिप्रेजेंट करते थे, वो भी क्या था, हमारे पास वर्क था। आई थिंक ये वाली चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अभी तक क्या याद करना है आपको कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, -P एक्सटर्नल, ठीक है, इंटू dV। ठीक है, इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसके हम डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज पढ़ेंगे। ठीक है, आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से आना चाहिए अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, और उसके अलावा ये वाला फार्मूला आना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं, दो तरह के प्रोसेस होते हैं हमारे पास, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं एक हमारे पास, और दूसरे होते हैं हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये दोनों केस में हम क्या देखेंगे कि हम वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो, अब जो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों के थ्रू अगर हम जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा, डिफरेंट होगा, बिकॉज जो पाथ फंक्शन है, ठीक है, वर्क है हमारे पास पाथ फंक्शन है, तो रिवर्सिबल पाथ के थ्रू जाएंगे तो अलग वर्क होगा, इरिवर्सिबल पाथ के थ्रू जाएंगे तो अलग वर्क होगा। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। अब देखो, पहले हम स्टार्ट करते हैं विद रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस बोल दूं, या इन्हीं को हम आइडियल प्रोसेस बोल सकते हैं, बिकॉज एक्चुअल में ये रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है ना, एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करते, बट हम इनको स्टडी करते हैं, इसलिए हम इनको आइडियल प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस फिल की गई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गैस को फिल कर दिया, ऊपर से मैंने क्या ले लिया, काफ़ी सारे सैंड के पार्टिकल्स ले लिए, मतलब सैंड के पार्टिकल्स ले लिए काफ़ी सारे। ये मेरे पास काफ़ी सारे सैंड के पार्टिकल है। अब मेरे पास काफ़ी सारे सैंड के पार्टिकल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से आपको पता है पी एक्सटर्नल तो लग ही रहा है यहाँ पे गैस के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे से एक एक सैंड पार्टिकल को यहाँ पे गिरा रहा हूँ। ठीक है ना, इस कंटेनर के वॉल के ऊपर गिरा रहा हूँ, तो एक एक सैंड पार्टिकल को कर रहा हूँ। क्या मुझे बताओ कि जो बाहरी प्रेशर है पी एक्सटर्नल, उसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, उतना ही गैस क्या कर लेगी, अपोज कर देगी। मतलब देखो, जैसे ही यहाँ पे हमने एक सैंडी पार्टिकल गिराया, उसने अपना थोड़ा बहुत कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया होगा, और नीचे से जो गैस है उसने क्या कर दिया होगा, उसको कंपनसेट कर दिया होगा, बिकॉज जो चेंज होगा प्रेशर में वो बहुत क्या होगा, कम होगा, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, इट अकर्स इन इनफाइनाइट स्टेप्स। ठीक है ना, काफ़ी सारे स्टेप्स के अंदर होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब एक एक सैंड पार्टिकल को हम गिराते रहेंगे तो
तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। तो प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल होगा हमारे लिए रिवर्सिबल प्रोसेस कराना, कि हम एक एक सैंड पार्टिकल को गिराएं और उससे क्या देखें कि क्या हमारे पास गैस के ऊपर चेंज आ रहा है जब हम प्रेशर एग्जर्ट करें। प्रेशर तो हम क्या कर रहे हैं, एक सैंड पार्टिकल से इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब जो नेचर में होते हैं, प्रैक्टिकल जो प्रोसेस होते हैं वो सारे इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये पहला पॉइंट क्या आ गया, इट अकर्स इन इन्फाइनाइट स्टेप्स। सेकंड, अब ये काफ़ी सारा स्लो प्रोसेस होगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टेप्स में हो रहा है, इसलिए ये क्या होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इट इज़ मेड अप ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, मतलब काफ़ी क्या होता है, स्लो होता है। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैंने एक सैंड पार्टिकल गिराया यहाँ पे, ठीक है, उसने कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया, अब नीचे से गैस क्या करेगी, जो नीचे गैस फिल की गई वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा देगी, प्रेशर लगा देगी, ठीक है ना, बिकॉज ठीक है, जो नीचे गैस है वो ऊपर को प्रेशर लगा रही है, जो बाहर से हम लगा रहे हैं एक सैंड पार्टिकल, एकदम से क्या कर देगी, उसको इक्विलिब्रियम पे हो जाएगी। मतलब जब भी हम एक एक सैंड पार्टिकल गिरा रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे जो पी एक्सटर्नल है और जो पी गैस है वो आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। या ऐसे बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड पी गैस मतलब जो प्रेशर द्वारा गैस लगाया जा रहा है अंदर से, ये ड्राइविंग फोर्स जो बाहर से प्रेशर लग रहा है, रजिस्टिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल। मतलब कहने का क्या मतलब है, हम ऊपर से कुछ प्रेशर लगा रहे हैं, नीचे से वही पी गैस उसको बैलेंस कर दे रही है, जो उनके बीच में डिफरेंस है वो क्या है, काफ़ी स्मॉल है। मतलब पी एक्सटर्नल जो हम बाहर से लगा रहे हैं और अंदर से गैस उतना ही लगा दे रही है, बिकॉज प्रेशर में तो कुछ चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये वाला चेंज क्या होगा, वेरी वेरी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो डीपी क्या है, वेरी स्मॉल है। मतलब हम ऐसे मान सकते हैं क्या, जितना हमें बाहर से प्रेशर लग रहा है उतना ही क्या हो रहा है, अंदर से बैलेंस हो रहा है। तो डीपी अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, अप्रोचेस टू जीरो होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ गैस है वो किसके इक्वल आ जाता है, पी एक्सटर्नल के इक्वल आ जाता है। मतलब जितना हम बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं उतना ही हमारे पास अंदर से प्रेशर बैलेंस आउट हो रहा है, बिकॉज हम सैंड पार्टिकल्स को एक एक करके गिरा रहे हैं, जिसकी वजह से पी एक्सटर्नल में कुछ चेंज ही नहीं आ रहा। अब देखो, सेकंड टाइप के प्रोसेस होते हैं हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इसकी मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, चलो मैं आगे समझाता हूँ। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में क्या होगा हमारे पास, ये सिमिलर, मैंने एक गैस का कंटेनर लिया, ठीक है, ये मेरे पास गैस का कंटेनर है, ये यहाँ पे गैस फिल की गई है। अब मैंने इसके ऊपर एकदम से काफ़ी सारा लोड रख दिया, मतलब काफ़ी सारा मास रख दिया, एम। तो गैस क्या हो जाएगी, एकदम से कंप्रेस हो जाएगी। मतलब ये क्या हो जाएगी, एक दो स्टेप में हो जाएगी, मतलब डेफिनेट स्टेप्स में हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि अंदर से भी उतना ही प्रेशर लगेगा। अब ये गैस क्या हो जाएगी, एकदम से नीचे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, सपोज करो। तो ये क्या होता है हमारे पास, इट अकर्स इन डेफिनेट स्टेप्स। इनडेफिनिट, इनडेफिनेट मतलब एक फिक्स स्टेप्स में होता है, इनडेफिनेट स्टेप्स। और ये क्या होता है, वो तो काफ़ी स्लो प्रोसेस था, वहाँ पे हम एक एक सैंड पार्टिकल को गिरा रहे थे। अब यहाँ पे हमने एकदम से काफ़ी सारा वेट लगा दिया, तो ये क्या होता है, रैपिडली होता है, अकर्स रैपिडली, अकर्स रैपिडली। अब मुझे बताओ, क्या हर एक पॉइंट के ऊपर हमें, जैसे ही हमने प्रेशर लगाया ऊपर से, सॉरी मास एम रखा, तो एकदम से प्रेशर लगा और वॉल्यूम यहाँ पे हो गया, तो ये एकदम से हो गया हमारे पास प्रोसेस। तो इसमें जो गैस है, पी एक्सटर्नल एंड पी गैस हैं, वो आपस में इक्विलिब्रियम होंगे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे नहीं होंगे इक्विलिब्रियम पे। तो इस केस में हम बोलेंगे क्या, इट टेक प्लेस अगेंस्ट, इट टेक प्लेस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब यहाँ पे हमने काफ़ी सारा एकदम से कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, तभी क्या हो गई, गैस एकदम से क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, ठीक है ना। उसके बाद हम बोल सकते हैं सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, ठीक है ना।
तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो पी एक्सटर्नल है, बाहरी प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वो पी इंटरनल के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ क्या मीनिंग हुआ ये सब चीज़ों का। देखो, मेरे पास एक कोई कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर गैस फिल की गई है। ठीक है, अब जब गैस फिल की गई है, अब यहाँ पे उसका लेवल है कुछ, सपोज करो गैस का। अब यहाँ पे हम पी एक्सटर्नल लगा रहे हैं और अंदर से गैस क्या लगाती है हमारे पास, अपोजिट डायरेक्शन में पी गैस लगाती है। अब यहाँ पे अगर बैलेंस हो रखा है तो पहले क्या होता है, पी एक्सटर्नल पी गैस के इक्वल होता है। इनिशियली क्या होता है, पी एक्सटर्नल पी गैस के इक्वल होता है, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों आपस में बैलेंस कर रखे हैं। अब अगर हमने एक एक पार्टिकल गिराया था तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक एक पार्टिकल गिराने से जो अंदरला प्रेशर है और बाहरी प्रेशर है वो आपस में अप्रॉक्सीमेट क्या होते हैं, इक्वली रहते हैं, बिकॉज हम एक एक पार्टिकल गिरा रहे हैं। तो उस केस में हमने पी एक्सटर्नल को पी गैस के अंदर रख दिया था, मतलब जो अंदरूनी प्रेशर था और बाहरी प्रेशर था वो क्या थे, इक्वल थे। बट अब हमने क्या किया, एकदम से काफ़ी सारा क्या कर दिया, मास इसके ऊपर रख दिया, जिसके कारण गैस क्या होगी, एकदम से कंप्रेस होगी। मतलब जो पी एक्सटर्नल है उसको हम पी गैस के इक्वल नहीं लिख सकते। तो बस यही डिफरेंस होता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हम जो पी गैस है उसको पी एक्सटर्नल के इक्वल लिख सकते हैं, बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल पी एक्सटर्नल को पी गैस के इक्वल नहीं लिख सकते। बस यही दो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि रिवर्सिबल प्रोसेस के में क्या होगा, हमारे पास जो बाहरी प्रेशर होगा पी एक्सटर्नल उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी गैस। तो पी गैस कौन सी होती है हमारे पास, आइडल गैस, तो इसको हम पी आइडल की तरह ट्रीट कर सकते हैं इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, तो हमें पी एक्सटर्नल को पी एक्सटर्नल ही लेना पड़ेगा, बिकॉज पी एक्सटर्नल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के द्वारा होता है, इसलिए उस केस में हमें पी एक्सटर्नल ही लेना पड़ेगा। पी एक्सटर्नल को पी गैस हम नहीं लिख पाएंगे इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम इनके फॉर्मूलाज को ड्राइव करेंगे, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा, और वो वाले फॉर्मूलाज आपने पढ़े भी होंगे। ये पहले हम डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल में भी हम आइसोथर्मल ले लेते हैं पहले। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो, जब हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस डिस्कस करेंगे, आइसोथर्मल का क्या मीनिंग होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना। आइसोथर्मल का क्या मीनिंग होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी क्या आ जाएगा इस केस में, 0 आ जाएगा। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, वर्क का इन जनरल फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। अब यहाँ पे हम पी एक्सटर्नल को पी गैस लिख सकते हैं, मतलब पी एक्सटर्नल को हम क्या लिख सकते हैं, पी गैस इंटू डी वी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब पी गैस किसके इक्वल होता है, गैस कौन सी है, आइडल गैस इक्वेशन, तो पी वी किसके इक्वल होता है, एन आर टी के इक्वल होता है। तो पी को हम क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाई पी, सॉरी एन आर टी बाई वी, ठीक, क्या है, हम ये लिख सकते हैं। अब अगर इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क का फॉर्मूला हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एन आर टी बाई वी इंटू डी वी। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, V1 से V2 तक, ठीक है ना। इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। अब मुझे बताओ कांस्टेंट क्या क्या है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होता है, टी वी कांस्टेंट, आर वी कांस्टेंट है, एन वी कांस्टेंट। एन आर टी बाहर आ जाएगा माइनस एन आर टी, तो नीचे क्या बच जाएगा, V1 से V2 1/V डी वी, ठीक है। अब आपको पता होगा 1/V का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, ln v होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, यहीं पे लिखता हूँ मैं, वर्क इज इक्वल टू माइनस एन आर टी ln v, ठीक है, लिमिट V1 से V2, ठीक है, पुट कर देंगे हम, ठीक है ना, ln v, ठीक है। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो वर्क का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, माइनस एन आर टी ln v2 माइनस ln v1, ये सबको पता होगा। वर्क इसके इक्वल आ जाएगा माइनस एन आर टी, जब भी लॉग में माइनस में टर्म होते हैं तो वो अपॉन की फॉर्म आ जाती हैं, माइनस एन आर टी ln v2 बाई v1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बन गया वर्क का। ये डायरेक्टली भी आपको याद करवाऊंगा, एक बार डेरिवेशंस देख लो, बिकॉज ये भी आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो वर्क का फॉर्मूला किस केस में, रिवर्सिबल के केस में क्या आ गया हमारे पास, माइनस एन आर टी ln v2 बाई v1, ठीक है। अगर हम इसको लॉग में कन्वर्ट कर लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, -2.303
nRT log V2/V1, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में है। रिवर्सिबल में भी कौन सा प्रोसेस लिया हमने, आइसोथर्मल लिया। ये रिवर्सिबल में भी कौन सा लिया, आइसोथर्मल प्रोसेस लिया। तो मैंने यहाँ पे पी एक्सटर्नल को पी गैस से रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस था। अगर इरिवर्सिबल होता तो मैं यहाँ पे पी गैस नहीं लिख पाता और ये आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लगा पाता। तो यहाँ पे आपको पहला फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो हमारे पास रिवर्सिबल केस में, रिवर्सिबल में आइसोथर्मल में जो वर्क होता है -2.303 nRT log V2/V1। तो यहाँ पे हमारे पास V2 क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। V1 क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम। ये बाकी सारी मीनिंग्स टर्म्स का आपको मीनिंग पता है, ये मैं समझ के चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो कौन सा लॉ हमारे पास वैलिड होता है, बॉयल्स लॉ वैलिड होता है। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1V1 इज इक्वल टू P2V2, मतलब P1 ओवर P2 किसके इक्वल आ जाएगा, V2 ओवर V1। क्या ये मैंने सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा। अब अगर हम इसी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें यहाँ पे, तो वर्क का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303 nRT log P1 ओवर P2। क्या ये वाला फॉर्मूला भी हो गया हमारे पास वर्क का, बिल्कुल हो गया। अब देखो, इसी वाले फॉर्मूला को मैं और एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर हम नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें तो ये ln वाली टर्म्स क्या हो जाती हैं, अपोज हो जाती हैं। मतलब वर्क रिवर्सिबल किसके इक्वल आ जाएगा, 2.303 nRT, ठीक है, log V1 ओवर V2। अगर हम V1 ओवर V2 ले रहे हैं तो यहाँ पे वर्क क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, बिकॉज जब भी हम लॉग के अंदर, ठीक है ना, उनकी टर्म्स को उल्टाते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाते हैं। तो ये भी क्लियर हो चुका होगा। अगर हमने यहाँ से नेगेटिव को ख़त्म करना है, ये वाली टर्म्स को उल्टा देंगे तो वर्क रिवर्सिबल यहाँ से कितना आ जाएगा, 2.303 nRT log P2/P1। देखो सारे फॉर्मूलाज क्या हैं, सेम ही हैं, बस मैं एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते जा रहा हूँ। बट आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एक फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, वर्क इन रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2/V1। बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, बाकी जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने कन्वर्ट करते रहना है। आई थिंक आपको रिवर्सिबल का केस क्लियर हो गया होगा कि उस केस में हम जो बाहरी प्रेशर है पी एक्सटर्नल, उसको पी गैस के अंदर कन्वर्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज हमने पी एक्सटर्नल को पी गैस के इक्वल, मतलब पी आइडल के इक्वल लिख दिया था। और ये कभी पॉसिबल है, जब प्रोसेस क्या होगा हमारे पास, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अब देखो इसी केस में हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, अगर एक्सपेंशन होगा, अगर एक्सपेंशन होगा तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम V2 ग्रेटर देन V1 हो जाएगा। तो वर्क रिवर्सिबल भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। वर्क रिवर्सिबल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सपोज हमने V2 बड़ा होगा V1 के से, इन केस ऑफ एक्सपेंशन, तो ये वाला वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जो हमें IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही वेरीफाई हो रहा था। अगर हमारे पास कंप्रेशन होगा, अगर हमारे पास कंप्रेशन हुआ तो क्या होगा उस केस में, तो V1 बड़ा हो जाएगा V2 से, मतलब फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो उस केस में ये वाला वर्क क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो वर्क रिवर्सिबल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन साइन कन्वेंशन कि जो एक्सपेंशन वर्क होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है, एंड जो कंप्रेशन वर्क होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो ये वाला फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। मैं एंड पे समराइज करूंगा, वो समरी देखना मत भूलना, ठीक है ना। अब देखो रिवर्सिबली हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस को, इसमें भी केस 2 डिस्कस करते हैं हम, और आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो डेल वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास वर्क का क्या फॉर्मूला था, -P एक्सटर्नल इंटू डी। अगर हम P एक्सटर्नल को, ठीक है ना, P गैस लिख भी दें तब भी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बिकॉज डी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क हमेशा कितना होता है, 0 होता है। बहुत ही इजी केस आ गया। पहला केस कौन सा डिस्कस किया था हमने, जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट था। ये सेकंड केस हमने डिस्कस किया जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है। थर्ड केस हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस की हम बात करेंगे।
ये थर्ड प्रोसेस कौन सा होगा हमारे पास, आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी। तो वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन, ये पी एक्सटर्नल को पी गैस लिख दूं, कोई इशू नहीं। अब तो आपको पता चल गया कि रिवर्सिबल के केस में पी एक्सटर्नल को हम पी गैस लिख सकते हैं, मतलब पी आइडल लिख सकते हैं। तो अब पी गैस तो बाहर आ जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है, क्योंकि हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। तो अंदर क्या बच जाएगा, वर्क इज इक्वल टू पी गैस इंटू माइनस के अंदर ये V1 से V2 dV। अब dV की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होती है, V होती है। तो एक और हम अपर लिमिट पुट करेंगे, एक और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो वर्क का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, माइनस पी गैस V2 माइनस V1। ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं, जहाँ हम वर्क इज इक्वल टू माइनस पी गैस V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों फॉर्मूलाज क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे। अब देखो यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, अगर इफ़ V2 इज ग्रेटर देन V1 तो वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो और ये केस किसका होता है, हमारे पास एक्सपेंशन का केस होता है। और ये किसका केस होता है, हमारे पास एक्सपेंशन का केस होता है। अगर V2 लेस देन V1 आ जाएगा तो इस केस में वर्क हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। और ये किसका केस होता है, हमारे पास कंप्रेशन का केस होता है, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ को हम वेरीफाई करते चलते हैं कि जो हमने साइन कन्वेंशन लगाई थी और उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला सेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या हमने अभी डिस्कस किया। ये कुछ स्टूडेंट्स को ओवर जा रहा होगा बिकॉज थोड़ा सा आपको समझ के चल रहा है। ये दो तरह के प्रोसेस देखे हमने, एक था रिवर्सिबल और दूसरा था इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल केस में आपको याद रखना है, जो बाहरी प्रेशर है पी एक्सटर्नल उसको हम पी आइडल के इक्वल लिख सकते हैं, मतलब पी एक्सटर्नल को पी गैस लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर द्वारा होता है, मतलब वहाँ पे हम पी एक्सटर्नल ही यूज़ करेंगे। अब हमने रिवर्सिबल प्रोसेस को स्टार्ट किया। रिवर्सिबल प्रोसेस में भी हमने पहला कौन सा देखा, आइसोथर्मल, जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, सबसे पहले वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी। अब पी एक्सटर्नल को मैं पी गैस लिख सकता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन से पी की वैल्यू पुट की, उसको इंटीग्रेट किया, तो मेरे पास ये वाले फॉर्मूलाज बने। ये बट मैंने आपको याद करवाया कि एक फॉर्मूला याद करना है, उससे आप बाकी दो फॉर्मूलाज को ईजिली ड्राइव कर सकते हो। उसके बाद देखा हमने आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब डीवी वाली टर्म ही जीरो हो जाएगी, तो वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। तीसरा केस आइसोबारिक, यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर को हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूलाज थे, ये हमने किसके लिए निकाले थे, ऊपर वाले रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब नेक्स्ट हम यूज करेंगे फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या था, प्रोसेस एकदम से हो गया था। अगर देखो प्रोसेस क्या हो गया था, एकदम से हो गया था। हमारे पास गैस थी, उसके ऊपर हमने मास रखा कुछ, ठीक है ना। तो पहले अगर वॉल्यूम V1 था तो बाद में क्या हो गया था, V2 हो गया था, मतलब एकदम से वॉल्यूम चेंज हो गया था। तो यहाँ पे हम पी एक्सटर्नल को पी गैस नहीं लिख सकते, पी एक्सटर्नल को पी गैस नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, बिकॉज इंटीग्रेशन हम वहाँ यूज़ कर सकते थे। मुझे बताइए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों यूज़ की, क्योंकि स्मॉल चेंज था, स्मॉल चेंज के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल चीज़ों को हम आपस में जोड़ रहे थे। बट यहाँ पे चेंज ही क्या है, लार्ज है, तो इस केस में हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो यहाँ से वर्क क्या आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। बस एक ही फॉर्मूला है हमारे पास किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। जैसे रिवर्सिबल के लिए तो हमें इंटीग्रेशन करके अलग अलग फार्मूलाज निकाले, बट हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक ही फार्मूला बनता है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। बिकॉज यहाँ पे डेल्टा वी चेंज क्या होता है, काफ़ी लार्ज होता है, बिकॉज डेल्टा वी चेंज क्या होता है, चेंज क्या होता है, लार्ज होता है। बट जब हम रिवर्सिबल ही करते हैं तो यहाँ पे हम डी यूज़ कर लेते हैं, तो डी यूज़ करते हैं तो भी इंटीग्रेशन यूज़ कर लेते हैं। मतलब रिवर्सिबल के केस में इंटीग्रेशन क्यों चेंज की थी, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल चेंज था। बट यहाँ पे हमने डेल्टा वी यूज़ कर लिया, मतलब लार्ज चेंज होता है, बिकॉज एकदम से क्या हो जाता है, हमारा प्रोसेस हो जाता है।
तो इस केस में हमारा एक ही फॉर्मूला बनेगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। आई थिंक काफ़ी सारा आपको ठीक है लेक्चर अटेंड करने के बाद काफ़ी सारे फार्मूलाज दिमाग में आ रहे होंगे, बट मैं समरी बताता हूँ आपको, ठीक है ना। कुछ नहीं किया हमने, बहुत इजी है, ठीक है। दो तरह के प्रोसेस देखे हमने, एक थे रिवर्सिबल और दूसरे थे इरिवर्सिबल। एक हमने डिस्कस किया रिवर्सिबल, एक थे इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, काफ़ी स्लोली होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, काफ़ी स्लोली होते हैं। मतलब इस केस में जो चेंज होता है उसको हम डीवी बोलते हैं, मतलब वॉल्यूम में चेंज बहुत ही कम होता है तो डीवी लिख देते हैं। और यहाँ पे जो पी एक्सटर्नल है वो किसके इक्वल होता है, पी आइडल के, मतलब आइडल गैस के द्वारा प्रेशर होता है, जितना बाहर से प्रेशर लगता है उतना ही गैस प्रेशर लगाते हैं, मतलब पी आइडल के इक्वल होता है। तो हमने फॉर्मूलास निकाले, पहले हमने किसके लिए निकाला, आइसोथर्मल के लिए निकाला। तो उसमें कितना है हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग V2/V1। बस एक ही फॉर्मूला याद करना है हमने, ये वाला, ठीक है ना। अगर हमारे पास प्रोसेस आइसोकोरिक था, आइसोकोरिक का क्या मतलब हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो वॉल्यूम में अगर कांस्टेंट हो गया तो वर्क कितना होता है, 0 हो जाता है। अगर आइसोबारिक होगा तो हम वर्क का फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे, माइनस पी गैस इंटू V2 माइनस V1। ये तीन फॉर्मूलास हमने डिस्कस किए। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एकदम से हो जाता है, काफ़ी रैपिडली हो जाता है एकदम से। अगर प्रोसेस रैपिडली हो जाएगा, चेंज क्या होता है उसमें, वॉल्यूम काफ़ी लार्ज होता है, तो डेल्टा वी लिखते हैं हम यहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। और यहाँ पे हमारे पास जो बाहरी प्रेशर होता है वो गैस के प्रेशर के इक्वल नहीं होता, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, ठीक है ना। V1 से V2 था, यहाँ पे dV था, अब बट dV को हम डेल्टा वी ही लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ठीक है ना। तो बस ये वाला एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है हमारे पास इरिवर्सिबल के लिए, ठीक है ना। रिवर्सिबल के लिए अलग अलग फार्मूलाज हैं, बट इरिवर्सिबल के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला यूज़ होता है। आई थिंक ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसके बेस्ड हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि हम इस तरह के फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से इंटरप्रेट करेंगे कि हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। ये वो सब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ेंगे और उसी को साथ में लेके चलेंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। एक दो बार आपने इन फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, आपको ईजिली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अगर स्टिल किसी को डाउट आता है तो मेरे से लाइव क्लास के अंदर आप पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।